हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम्म? सर, मुलाकात होने में थोड़ी सी लेट हो जाती है। कई सारे लोगों का मैसेज और कॉल आ रहा था कि सर, कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर कब बनेगा। थोड़ा सा तबीयत और थोड़ी सी चीज़ों के चक्कर में ना मैं काम करने में थोड़ा सा असमर्थ हो गया। और हाल फिलहाल में मेरी व्यस्तता थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। बाय द वे, अगेन आज मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी को मेंटेन रखते हैं, वो बिल्कुल ब्रेक नहीं करनी चाहिए। और आप लोगों को भी इतना लंबा वेट करने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है ना? बच्चों, इससे पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट वन के विषय में बताया। जब पार्ट वन के विषय में बताया तो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी आप सभी को कराए। पार्ट वन के बाद में पार्ट फाइव में आए, क्योंकि अभी हमारा टारगेट, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट वन पार्ट फाइव जितने भी एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन स्पेशल टारगेट है अभी एसएएस का एग्जामिनेशन जो कि होने वाला है ना, डिपार्टमेंटल है। पार्ट वन मैंने कंप्लीट कर दिया था। पार्ट फाइव में मैंने आप लोगों के लिए 2 लेक्चर्स बनाए और आप सभी ने लेक्चर्स को पढ़ा भी और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स कि आप सभी ने इतना सारा प्यार दिया लेक्चर को। उसके बाद हमने आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 100 के बीच में पार्ट 5 में सभी आर्टिकल्स को प्रॉपरली एक एक एक्सप्लेन किया। और फिर हमने सोचा कि इसमें बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में, वो आप सभी के लिए मैं बना दूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसके लिए लगभग मुझे पूरी रिसर्च में 2 डेज लग गए। और 2 डेज की रिसर्च में मैंने एक चीज़ देखा कि आर्टिकल 52 से लेकर के 100 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चंस हैं। और यही 30 क्वेश्चंस अलग अलग एग्जामिनेशन में सिर्फ उनका जो ऑर्डर होता है तो उसे चेंज कर देते हैं। ऑर्डर अगर नहीं चेंज किया तो दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। लैंग्वेज नहीं चेंज किया तो जो क्वेश्चंस के पूछने का मैनर है वो चेंज कर देते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर पूछे जाते हैं तो 30 क्वेश्चंस ही पेपर में पूछे जाते हैं। कैसे कैसे इनका मैनर और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। आज का हमारा टारगेट यही है कि जो कि मैंने सोचा हुआ है आप सभी के लिए। आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये जो हमारे पार्ट 5 के हैं, ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे। सॉरी बच्चों, एक्चुअली चोट की वजह से थोड़ा सा कंसंट्रेशन मेरा नहीं बन पा रहा है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा मैं कराऊंगा, और जहाँ से नहीं होगा उसके बाद का लेक्चर मैं बाद में लूँगा, ठीक है। बाय द वे, लेट्स कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक, ओके। तो हमारा तरीका क्या है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 5 में लेंगे और हम इसमें क्या देखेंगे कि डिस्कशन हमें करना है ओनली 30 क्वेश्चंस का। इसके ऑब्जेक्टिव भी दिए गए हैं, ठीक है, जो विकल्प हैं, और उस विकल्प में सही कैसे होगा, मतलब
रीज़न ऑफ करेक्शन जो है इसको भी हमने नोट के तौर पे आपके पूरे टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आई मीन कि अगर अभी आप शुरू से लेकर के कहाँ से स्टार्ट से लेकर के आप अगर लास्ट तक पूरा का पूरा लेक्चर देखते हैं आज, और अगर नहीं समझ आता है तो एक से ज़्यादा बार देखिए, और अगर इतना होता है तो पेपर में जो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आई थिंक कि ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा रखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति होगा? पेपर में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। मैंने ईयर वगैरह नहीं नोट किए क्योंकि टॉप ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है ना। ये आप लोग देख लीजिएगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है कि आप सभी को एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर करा देना है। ठीक है, पेन की वजह से थोड़ी सी स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, सो प्लीज मैनेज इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति होगा? आपके पास ऑप्शन ए था अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, आर्टिकल 52। आर्टिकल 58, 54, 55, 52 किस में था? अब दो तरीके होते हैं इसको जवाब देने के। एक ये कि आपको सभी आर्टिकल्स के विषय में पता हो, और एक ये कि जो आर्टिकल पूछा जा रहा है आपको उसके विषय में पता हो। ठीक है, देखते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूं कि सेम इसी लैंग्वेज में थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा होगा, तो आप सब अगर कहें तो अपनी गांव की लैंग्वेज में मैं आप सभी को पढ़ाऊं। आई थिंक इट विल बी फाइन। बड़ा मज़ा आएगा फिर, है ना। देखते हैं। आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन यही तो पूछा जा रहा था, किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 52। मैंने ये नोट लिखा हुआ है बगल में हर एक टॉपिक में। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। आर्टिकल 55 कहता है कि मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा। आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। मैं आप सभी को बता दूं कि आप में से वो सारे के सारे लोग जिन्होंने अभी प्रीवियस दोनों लेक्चर पार्ट 5 के नहीं पढ़े हैं, प्लीज आप लोग देखिए। अगर आप देखेंगे तो उसके बाद इसको आसानी से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि मैंने एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से आप सभी को समझाया है। बहुत आसान लैंग्वेज में, इससे ज्यादा आसान तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 कहता है कि भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। आर्टिकल 55 कहता है कि मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। क्वेश्चन क्या था कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आप जवाब देंगे आर्टिकल 52 है, जिसमें कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कोई डाउट यहां से? अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। ये आप सभी को बेटर तरीके से समझ आया होगा। मैं ऐसे ही बीच में पॉज कर करके थोड़ा सा रिलैक्स होऊंगा, क्योंकि रेगुलरली ऐसे आज थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कंटिन्यूसली लेक्चर लेना। सो प्लीज टेक केयर।
मैंने बताया आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है, 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, दैट विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? याद रखिएगा, इधर वाला नोट है और इधर वाले हमारे विकल्प हैं। चलो देखते हैं कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो आर्टिकल 54 में मैंने आप सभी को बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखना है मनोनीत सदस्य नहीं होने चाहिए, निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ इतने भाग लेंगे। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेंगे। और मैंने बताया था दिल्ली और पांडुचेरी जिसे कहते हैं, अब पुदुचेरी के विधानसभा को राज्य की विधानसभा का भी दर्जा दिया जाता है। मतलब वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनको राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, मतलब निर्वाचक मंडल, उसमें उनको रखा जाता है। तो देखो, दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य होते हैं, अभी बताया, विधानसभा के चुने सदस्य होते हैं, दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, विधानसभा के नामांकित या मनोनीत सदस्य ये कभी भी भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये इतने सारे मैंने बता दिए, ये भाग नहीं लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जरा नोट देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। नोट लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये मैंने प्रॉपरली आप सभी को वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। इसलिए आप में से जिन लोगों ने भी अगर लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 2 या पार्ट 5 का लेक्चर नंबर 1 जो है, आप सब जरूर जाके देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? मतलब जब ना तो प्रेसिडेंट ना ही वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो उनकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई नहीं है, तो कौन वहाँ पर काम कर सकता है? तो आप सभी को मैं बता दूं कि देखते हैं जरा। पहला ऑप्शन क्या है? भारत के प्रधानमंत्री। दूसरा क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तीसरा क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। चौथा क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो याद करिए, मैंने आप सभी को बताया था कि आर्टिकल 65 जो था प्रेसिडेंट का, वो कहता है कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों में से अगर राष्ट्रपति अपने पद पे आसीन नहीं है, कोई भी रीजन होता है, या तो उनकी डेथ हो गई, या फिर तबीयत खराब हो गई, या किसी अदर रीजन से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, या उनके ऊपर महाभियोग लगा करके उन्हें हटा दिया गया, तो ऐसी सिचुएशन में उपराष्ट्रपति काम करेगा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के पद पर कोई आसीन नहीं है तो उस समय जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही हमेशा राष्ट्रपति के पद के रूप में या राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा। तो ये सही जवाब होगा। ना तो भारत का प्रधानमंत्री होगा, ना लोकसभा अध्यक्ष होगा, और ना ही भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, जरा देख लेते हैं कि इसके विषय में क्या क्या लिखा गया है। यहाँ पर राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के अनुसार जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में से कोई भी कार्यरत ना हो तब राष्ट्रपति के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश या CJI कार्यरत होगा। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने के पर पद रिक्त होने की दशा में उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा
ये टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, कार्य करेगा जब तक कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का पद ग्रहण ना कर ले। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या था, कृत्यों के निर्वहन के लिए एक्ट 1969 के तहत अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई भी ना हो तो उस समय भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो हमेशा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कोई डाउट? मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा, समझ आ रहा होगा। जहाँ नहीं आता है समझ में, आप लोग वीडियो को बैक करिए और बैक करने के बाद प्रॉपरली देखिए और देख के फिर से वापस आइए, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आधारित पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 पर ही पेपर में कई सारे और प्रश्न पूछे गए। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो आपने पढ़ा कि आर्टिकल 65 के तहत हमेशा जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राष्ट्रपति की जगह पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर इस्तीफा देने और महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद त्याग करने के पश्चात कौन राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेगा? तो वही वाइस प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु होने पर कौन राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेगा? अभी अभी मैंने बताया जो हमारा एक्ट 1969 आया था उसके तहत जो CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु के बाद ये हमेशा राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेगा। वही क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की शक्ति किसके पास है? तो आप बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब तो मुझे नहीं लगता है यार कि कोई सा भी डाउट आप लोगों के दिमाग में अभी होना चाहिए। अगर होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे इंटीमेट कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करके देता है? तो आपको ऑलरेडी पता है कि आर्टिकल 56, कुछ याद आ रहा है? आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति हमेशा अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करके देता है। 56 के अकॉर्डिंग, ये 56 सब आर्टिकल 1 का के अकॉर्डिंग भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दे देता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, भारत सरकार का मुख्य सचिव, राष्ट्रपति या केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है। तो याद करने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि कार्यपालिका का प्रमुख मैंने किसे बताया था। चलो देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित नहीं है, ये निहित लिखा हुआ है, निहित होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो आर्टिकल 53 का 1 कहता है कि संविधान की समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो इसलिए कार्यपालिका का प्रमुख कौन हुआ? राष्ट्रपति हुआ। और क्वेश्चन क्या है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति क्या करता है कि इन शक्तियों को या तो खुद या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 74 में आप सभी को मैंने बताया कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रधान नहीं होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। तो इससे यहाँ क्या पता चला कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? कार्यपालिका का प्रमुख हमेशा राष्ट्रपति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति में कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां निहित होती हैं। ठीक है बच्चों, गुड। क्वेश्चन नंबर 6, यहां तक कोई डाउट आप में से किसी को नहीं है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? वही मैंने बताया कि भारत में कार्यपालक अध्यक्ष का मतलब है कि जो कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव, वित्तीय सचिव इसमें नहीं होती हैं। एक चीज याद रखिए आप लोग, सॉरी, एक बात आप लोग दिमाग में अपने बिठा लीजिए। ये देखो मिस्टेक हो गई यहाँ पर। क्या आपको दिमाग में अपने बिठाना है, या तो सही जवाब पता हो या फिर तीनों गलत जवाब पता हो। याद रखिए, सिर्फ एक जवाब पता होगा तो आपकी स्थिति पता कैसी हो जाएगी। आओ छोड़ो इस सब चीज़ों को, पढ़ाई लिखाई तो हम लोग करते रहेंगे। हमारे मास्टर साहब जो थे वो एक कहानी सुनाते थे अधूरे ज्ञान के ऊपर। अ लिटिल नॉलेज, अ लिटिल नहीं, इवन लिटिल नॉलेज के ऊपर थोड़ा थोड़ा ज्ञान। जस्ट लाइक आप लोगों को एक एक विकल्प अगर आते हैं, सब नहीं आते तो भी तो प्रॉब्लम है। या तो सही आता हो या फिर सब आते हो। 3 दोस्त थे, 3 दोस्तों के नाम तो जानते ही हैं। आओ हम मिलवाते हैं आपको। 3 दोस्त ये थे, यहां से पहला रमेश था, दूसरा सुरेश था और तीसरा महेश था। ये तीनों दोस्त एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, एक ही गुरुजी से ज्ञान लेते थे। और इनकी एक प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा थी कि ये हमेशा ना, इनके अंदर बस बहुत थोड़ा थोड़ा नॉलेज था, लेकिन ये तीनों अपने आप को समझते बिल्कुल बुद्धिमान थे, है ना। हुआ भी यही, एक बार तीनों जंगल से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में गए तो इन्होंने देखा कि शेर की कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं। देखा शेर की हड्डियां पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी, तो उसमें जो रमेश था उसको आर्थोपेडिक्स में बड़ा अच्छा नॉलेज था, हड्डियों का बड़ा ज्ञाता था। तो उसने तुरंत हड्डियां ली और उनको जोड़ना शुरू कर दिया। जोड़ना शुरू कर दिया तो उसे ये लगा कि देखो मैं इतना महान काम कर रहा हूँ, लोग बोलेंगे देखो मैंने इतना ज़्यादा अच्छा मेडल प्राप्त कर लिया, है ना। रमेश ने हड्डियां जोड़ दी। सुरेश आया, सुरेश ने क्या किया, सुरेश को उसके ऊपर स्किन लगाने वाला डर्मेटोलॉजिस्ट था ये, ठीक है, साथ में सर्जन भी था, तो उसने उस हड्डियों के ऊपर स्किन लगा दी। महेश जो था, इसके पास एक ऐसी कला थी कि जिससे क्या कर सकता था, किसी भी इंसान या किसी भी जानवर के अंदर प्राण फूंक सकता था, मतलब जान डाल सकता था। तो उसने आत्मा को प्रवेश करा दिया उसके अंदर। क्या हुआ, इसने हड्डियां एक साथ इकट्ठी की, सही तरीके से जोड़ा, इसने स्किन लगा दिया और इसने प्राण दे दिया। और जैसे ही प्राण इसके ऊपर लगाए तो क्या हुआ भाई साहब, शेर उठ गया, खड़ा हो गया। और शेर को क्या था, भूखा था, तो गया रमेश, सुरेश, महेश सबको निपटा दिया। समझ रहे हैं बात को। आधे अधूरे नॉलेज से यही प्रॉब्लम है कि अगर रमेश और सुरेश, महेश को ये पता होता कि ऐसा करने के बाद रिजल्टेंट क्या होगा, तो शायद ये लोग कभी ऐसा नहीं करते। तो आप में से किसी को भी रमेश, सुरेश और महेश बनने की ज़रूरत नहीं है। बनेंगे तो बाद में मरना श्योर है। समझ गए ना आप सब। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 जो है, आर्टिकल 60 संदर्भित करता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की महाभियोग और
भारत का उपराष्ट्रपति। तो याद होगा, उपराष्ट्रपति 63 में है, महाभियोग 61 में है, शपथ जो है वो 60 में है और राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। तो क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया है आर्टिकल 60। तो आर्टिकल 60 क्या है? राष्ट्रपति की शपथ को संदर्भित करता है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे, देखिए नोट भी मैंने लिख रखा है आप सभी के लिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान को संदर्भित करता है, जबकि 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग और 63 भारत के उपराष्ट्रपति को संदर्भित करता है। वही जितनी बात मैंने आपको यहाँ पर बताई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले मैं 5 मिनट का रेस्ट करूँगा, देन मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। हाँ बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। थे क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 जो है संदर्भित करता है, तो आपने देखा राष्ट्रपति की शपथ को संदर्भित करता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके लेक्चर देखिए, अदरवाइज यहाँ देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, लोकसभा। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि आप लोग, ये मैंने नोट लिखा हुआ है, प्लीज़ एक बार इसे पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) खा के अंतर्गत संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 में उपबंधित रीत से, समझ गए, थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ है, वर्डिंग जो है, संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा में शुरू की जा सकती है। अनुच्छेद 61 के सब आर्टिकल 1 के अंतर्गत अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और 61 के सब आर्टिकल 3 के तहत दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा, मतलब इन्वेस्टिगेशन करेगा या कराएगा, ये कराएगा है, और इसमें राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। ऐसा आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए तथा 14 दिनों के पूर्व लिखित सूचना के बाद ही ये पेश होना चाहिए। ठीक है। संकल्प जिस सदन द्वारा प्रस्तुत किया गया हो उसके सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित हो और कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा अनुमोदित हो या पारित हो। ये बात समझ आ गई? तो पहली चीज़ इसका जवाब होगा कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो प्रधानमंत्री नहीं होगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, लोकसभा नहीं होगा, क्या होगा? संसद। आपने क्या देखा कि आर्टिकल 61 में प्राविधान है, और प्राविधान क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगानी है और उसे उसके पद से कैसे हटाना है। 61 महाभियोग प्रक्रिया को दर्शाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, उच्च सदन या निम्न सदन, राज्यसभा या लोकसभा में सदस्यों द्वारा शुरू की जा सकती है ना, किसी में भी शुरू की जा सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तरीका क्या है? 61 का आर्टिकल, सब आर्टिकल जो 1 है वो कहता है कि कोई भी आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। 61 का सब आर्टिकल 3 कहता है कि जो भी एक सदन लगाएगा तो दूसरा सदन क्या करेगा? उस आरोप का इन्वेस्टिगेशन कराएगा। साथ में ये भी कहा गया कि ये जो आरोप होता है एक संकल्प के रूप में होता है। जो सदन इसको आरोप लगाएगा वो उस वहाँ के सदस्यों में, जितने भी सदस्य वहाँ पर प्रस्तुत हैं, कम से कम
1/4 या उससे ज़्यादा सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए, और कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए या अनुमोदित होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करते हैं कि एटलीस्ट जिस दिन लगाना है उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी के पास में इसकी पूर्व सूचना दे देनी है। राष्ट्रपति को या तो स्वयं समक्ष वहाँ पर उपस्थित होने का या अपने रेफरेंस में, है ना, किसी न किसी आदमी को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, अपना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किसी न किसी को साथ लाने या वहाँ पर खड़े होने का अधिकार प्रोवाइड है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग प्रक्रिया होती है आर्टिकल 61 के तहत संसद का कोई सा भी सदस्य लगा सकता है। तरीका क्या है कि जो सदन लगाएगा उसके कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित हो और कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित या अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके बाद दूसरा सदन क्या करेगा, इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। राष्ट्रपति को वहाँ पर या तो खुद प्रेजेंट होने या फिर अपना रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी न किसी को रखने का प्रॉपर अनुमति है, और साथ में जिस दिन आरोप लगाना है उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास में उस संकल्प की पूर्व सूचना पहुँच जानी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा नहीं है। अब आपको बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तो निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा नहीं है। तो आप देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा। तो आप पहले देखते चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा कौन कौन है। लोकसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद नहीं है, राज्य विधानसभा है, इतनी तो है। लेकिन महाभियोग के लिए आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि लोकसभा तो है, राज्यसभा है, लेकिन राज्य विधानसभा भी नहीं होती है। जो महाभियोग है वो या तो संसद के अपर हाउस या लोअर हाउस, या तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें संसद ही हिस्सा लेती है। संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, बस यही भाग लेते हैं और विधानसभा कभी भाग नहीं लेती है। अगर आप सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि यार राज्य विधान परिषद भी नहीं है, राज्य विधानसभा भी नहीं है। क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे तो कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का तो हिस्सा है ये, लेकिन महाभियोग का हिस्सा नहीं है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आ रही है बात मेरी आप सभी को? दोस्तों, जहाँ पर जो भी कन्फ्यूजन लगे तो आप एक काम कीजिएगा कि अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, तभी और मज़ा आएगा। नहीं पूछेंगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा? तो आप सभी को अगर याद आ रहा होगा तो जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो आर्टिकल 71 मैंने पढ़ाया था, और 72 याद होगा जब क्षमादान का अधिकार मैंने बताया था। उससे पहले मैंने 71 पढ़ाया तो मैंने आप सभी को बोला कि 71 के तहत अगर सपोज दैट राष्ट्रपति जी का क्या हुआ, इलेक्शन, अब उस इलेक्शन, उस चुनाव में पड़ोसी वाला जो राष्ट्रपति के कैंडिडेट थे उन्होंने आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया। बोले ये जीत गए, इसका मतलब जरूर कछु ना कछु गड़बड़ रहा होगा उसमें, है ना। सही तो तभी होता है ना जब हम जीतते, क्योंकि हर एक आदमी जो हारता है उसे लगता है कि सामने वाला गड़बड़ी रहता है। याद करिए, आप लोगों को याद होगा अभी कुछ दिन पहले जब यूपी में चुनाव हुआ था तो जो लोग हारे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग यही कह रहे थे कि सामने वाली पार्टी ने ईवीएम मशीन ही गड़बड़ कर दी, है ना। ऐसे ही तरीके से सपोज दैट आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। तो अब क्या हुआ, ये मामला लिया गया, यहाँ से मामला लेके कहाँ जाएंगे? चुनाव आयोग के पास नहीं, हमेशा जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके पास जाएंगे, बोलेंगे साहब ऐसी ऐसी समस्या विकराल उत्पन्न हो गई है। तो अब सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? तुम सब बुड़बक हो, कछु नहीं कर सकते हो,
वो क्या करेगा, इनका लेगा, प्रॉब्लम देखेगा और प्रॉब्लम को सर्वोच्च न्यायालय के लिए, सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, एक अपना रिजल्टेंट, उसका एक रिजल्ट सुनाएगा, उसका एक फाइनल डिस्कशन सुनाएगा कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है, गड़बड़ी हुई है, नहीं हुई, गड़बड़ी हुई है तो रीइलेक्शन करवाइए, नहीं हुई है चुपचाप बैठो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोलते क्यों फालतू का? तो कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो डिसीजन देगा वो हमेशा फाइनल डिसीजन होगा। ये आर्टिकल 71 में मैंने आप सभी को बताया था। आप सभी पढ़ाई करिए, अपना नहीं पढ़ाई करेंगे कभी कुछ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। नोट पढ़ लेते हैं जरा, यही नोट लिखा है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद एवं संदेहों की जांच पड़ताल व निर्णय भारतीय संविधान के आर्टिकल 71 के सब आर्टिकल 1 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है, फिर उसमें विचार विमर्श करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय बोला देखो हम बता दिए ना, बस ये फाइनल है, इससे आगे पीछे हम कुछ नहीं सुनेंगे तुम्हारी। ये जो हुआ ये हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन, किसके लिए, राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान, उसकी सजा का निलंबन, परिहार करने की शक्ति किसको प्राप्त है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट साहब के पास ही सिर्फ और सिर्फ परमिशन है। याद करिए हमारे यहाँ महेश कुमार अभी कुछ दिन पहले क्राइम करके गया, क्राइम में क्या किया, गुप्ता जी से बड़ा नाराज था, गुप्ता जी जैसे ही आए निपटा दिया गुप्ता जी को, महेश निपटा दिया गुप्ता जी को। पुलिस आई पकड़ के ले गई, पकड़ के ले गई तो फिर बाद में जज साहब ने सजा सुना दी, बोले हैंग टिल डेथ। अब क्या हुआ, क्या करेगा ये हमारा महेश कुमार, सिचुएशन बताया कि एक्चुअली हम मारना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की थी हम छोड़े भी नहीं, उनको निपटा दिए पूरा। तो महेश कुमार ने क्या किया कि अब जब पता है कि हैंग टिल डेथ होने वाले हैं तो इन्होंने बोला कि ये फिर एक लेटर लिखे, मर्सी लेटर या मर्सी पिटीशन, किसके पास लिखे, याद करिए प्रेसिडेंट के पास। याद करिए हमारे यहाँ जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं जब फांसी होने वाली होती है उससे कुछ समय पहले क्या नौटंकी करते हैं कि हम प्रेसिडेंट साहब को लेटर लिखेंगे, हमसे माफ़ी मांगेंगे। अरे ससुरा इतने लोगों को मार करके भी माफ़ी फिर चाहिए तुम्हें, नहीं ना। फिर भी देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि महेश कुमार अब क्या कहाँ जाएंगे, प्रेसिडेंट साहब के पास लेटर लिखेंगे। अब प्रेसिडेंट साहब देखेंगे क्या सिचुएशन है, क्या हरकतें रही हैं, कंडीशन क्या थी। अब उनके पास अधिकार है, वो चाहे तो पूरी तरीके से क्षमा कर सकते हैं, चाहे तो बोलेंगे काम करो, ये जो महेश हुआ है ना इसकी पनिशमेंट को कम कर दो, ये मृत्युदंड था छोड़ो, इसको आजीवन कारावास कर दो। अच्छा छोड़ो आजीवन कारावास नहीं, 10 साल के लिए इसको जेल में डाल दो, 5 साल के लिए कर दो, 2 साल के लिए कर दो, या बिल्कुल फ्री कर दो। तो ये सारी बातें हुई, क्षमा, अनुदान, उसकी सजा का निलंबन, परिहार, ये सारी की सारी पावर किसके पास हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास हैं। तो उपराष्ट्रपति नहीं है, सीजीआई नहीं है और सुरक्षा मंत्री नहीं है, इसका जवाब क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। कोई डाउट यहाँ पर? चलो देखते हैं। आर्टिकल 72 के सब आर्टिकल 1 के तहत किसी भी अपराध, ये लिखा हुआ है जल्दी जल्दी में हो जाता है, अपराध के लिए दोषी व्यक्ति के दंड अथवा मृत्युदंड को क्षमा, अनुदान, उसकी सजा का निलंबन या परिहार या लघुकरण करने की जो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, जिनमें सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड भी शामिल हैं। इसमें जो आर्मी कोर्ट होती है उसके द्वारा जो भी पनिशमेंट दिए जाते हैं वो सब भी शामिल हैं, ठीक है। और उनके पास भी राइट होता है कि राष्ट्रपति जी से क्षमा याचना कर सके, ठीक है। आज बड़ी जल्दी थक जा रहा हूँ यार मैं,
बस ये था कि बड़ा गैप हो गया है ना, इसलिए तुम लोग को पढ़ा देता, नहीं पता चला तुम लोग पिछला वाला सारा भूल जाओगे, और एक बार भूल गए तो फिर मज़ा आएगा नहीं पढ़ने का। चलो क्वेश्चन नंबर 12, भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? तो आप याद रखिए, भारत के वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल जो होता है वो 5 ईयर होता है। मैंने आप सभी को पार्ट 5 के लेक्चर 1 में बताया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो हमेशा याद रखिए 6 महीने, क्योंकि 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना कंपलसरी होता है। आर्टिकल 62 के सब आर्टिकल 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अगर डेथ हो जाती है, वो उनको मज़ा नहीं आती है तो पद छोड़ के चले जाते हैं, या उनको पदच्युत कर दिया जाता है, मतलब पद से हटा दिया जाता है महाभियोग लगा करके, या किसी अन्य कारण से उनके पद में रिक्ति अगर हुई है, खाली हो गया है, तो भरने के लिए रिक्ति तिथि से 6 माह के अंदर उनका चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर काम नहीं कर पाएंगे। तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक करेंगे? 6 मंथ तक, याद रखना है आपको। अब 13 क्वेश्चन ये थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पे आधारित हो गए। अब हम चलते हैं संसद पर आधारित प्रश्नोत्तर की बातचीत आपके साथ में करेंगे, ठीक है। संसद पे आधारित प्रश्नोत्तर क्या है देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति में निम्नलिखित में से, हेडेक के चक्कर में कुछ भी निकल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं, मतलब पार्लियामेंट के पार्ट किसको किसको बोला जाता है? 3 ऑप्शन है, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, या लोकसभा है। तो आपको बता दूं कि मैंने बताया हुआ है पार्ट 5 का लेक्चर नंबर 2, प्लीज जरूर देखिए। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिल करके हमेशा पार्लियामेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3, 1, 2 and 3, दिस विल बी द राइट आंसर। आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग भारत के संसद के 3 संगठक अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ऑलवेज रिमेंबर रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो संसद में तो 2 ही सदन हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो आंसर होगा ए इसका। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, प्रथम सदन लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं, द्वितीय सदन राज्यसभा जिसे कहते हैं उच्च सदन। और लोकसभा को हमेशा पीपल्स हाउस भी कहते हैं, ठीक है, या ये पॉपुलर सदन भी वो कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्टली इलेक्शन होता है, पेपर में पूछा गया है, ठीक है। हम लोग खुद ही जाकर के इलेक्ट करते हैं लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, जितने भी मेंबर ऑफ। चलिए देखते हैं भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन कहते हैं, राज्यसभा को द्वितीय सदन या उच्च सदन कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये 245 सदस्य ये क्या है, ये ध्यान रखना है, ये वर्तमान संख्या है, इतने मैक्सिमम होते नहीं हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी हो
तो इसमें 12 सदस्य जो होंगे राज्यसभा में वो मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा। तो 12 सदस्य कौन होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं? जो एक्स्ट्रा कौशल जिनके अंतर्गत होता है। एक्स्ट्रा कौशल का मतलब है कि जस्ट लाइक खेल में कोई है, एक्टर एक्ट्रेसेस कोई है, जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर को देखते हो, जया बच्चन हो गई, हेमा मालिनी हो गई, है ना। तो ये सारे लोग जो भी हैं ये सारे राज्यसभा सदस्य हैं। तो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, बाकी सभी सदस्य क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। तो 245 में अगर 12 घटा देंगे तो कितना जवाब बचेगा? 233। तो आपका जवाब सही होगा 233। वास्तविकता क्या है थोड़ा सा साफ कर देते हैं। देखो बड़ा गंदा कर दिया मैंने तो भाई। 233 ये आंसर होगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 238 निर्वाचित हो सकते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। 238 निर्वाचित जो होंगे वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होते हैं, ठीक है। और 12 जो होते हैं वो मनोनीत सदस्य होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित हैं और 12 क्या है? मनोनीत हैं। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? अगर होता है तो आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देख लेते हैं जरा, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि कल एक बच्चे की शिकायत आई, सर आप तो हमेशा आपका फेस इतनी दूर में आ जाता है कि हम लोगों को लेक्चर दिखाई नहीं पड़ता है फिर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? 1948, 1952, 1950 या 1947? तो आपको मैं बता दूं कि 1952 में पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी। इसको याद करना ही करना है, रट्टा मार लो यार। 1952 राज्यसभा पहली बार 3 अप्रैल 1952 को, आई थिंक आई शुड चेंज द कलर, 3 अप्रैल 1952 को गठित की गई, जबकि पहली बैठक जो है 13 मई 1952, ठीक है, ध्यान रखना है। 3 अप्रैल 1952 में गठन और बैठक हुई एग्जैक्टली 40 दिन के बाद, ठीक है, वो थी 13 मई 1952 में। बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए आप सभी के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा भंग होती है। राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है, होती ही नहीं है भंग। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, बस यही सही जवाब। लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होती है, नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि ये राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। बहुत पेपर में पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप जरा पढ़ लेते हैं नोट्स को, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए कि राज्यसभा को संसद के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, पद छोड़ के चले जाते हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। याद रखिए, मैंने बोला कि प्रत्येक 2 वर्ष पर, मतलब 2 वर्ष के अंत में 1/3 सदस्य जाते हैं, उनका कार्यकाल खत्म होता है। राज्यसभा का कभी भी कार्यकाल खत्म नहीं होता है। आर्टिकल 83 के सब आर्टिकल 1 के तहत राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, मतलब यह एक स्थायी सदन है। क्वेश्चन आता है, स्थायी सदन कौन होता है, लोकसभा या राज्यसभा? तो आपका जवाब होगा राज्यसभा। सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष। कितने सदस्य 2 साल के अंत में रिटायर होते हैं या अपने पोस्ट छोड़ के जाते हैं? तो आप बताएंगे 1/3, और प्रत्येक 2 वर्ष के अंत में जाते हैं, और राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छा, नाइस। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए, या सॉरी
बनने के लिए लिखा हुआ है, बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। मैंने लिखा भी है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति होता है, और राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। पेपर में सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को एक बार एसएससी के एग्जामिनेशन में उप अध्यक्ष भी लिखा गया है, ठीक है, या राज्यसभा का अध्यक्ष भी लिखा गया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, उप अध्यक्ष नाम से, राज्यसभा का अध्यक्ष के नाम से ये पूछा जा सकता है। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है उसी को पदेन सभापति भी कहते हैं। पेपर में कंफ्यूज होने की ज़रूरत जरा सी भी नहीं है आप सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वही भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अभी पहले ही मैंने आपको बताया किसके, आर्टिकल 89 के सब आर्टिकल 1 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 89 के सब आर्टिकल 1 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 89 के तहत ये बात एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है आप में से किसी को यहाँ पर? अगर है तो आप सब बताइए। 1 मिनट का ब्रेक, फिर हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अगेन, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आर्टिकल 89 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है या पदेन सभापति होता है, बात वही है। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा जो भारत की संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन कहलाता है, इसे स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो आप लोगों को एक बात अच्छी तरीके से पता होगी, ठीक है, कि आर्टिकल 85 का सब आर्टिकल 2 के तहत राष्ट्रपति समय समय पर सदनों लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा का विघटन कर सकता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति क्या करेगा? समय समय पर लोकसभा और राज्यसभा का स्थगित कर सकता है, ठीक है, स्थगित सत्रावसान जिसे कहते हैं कर सकता है, और विघटन सिर्फ लोकसभा का कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल 85 के सब आर्टिकल 2 के तहत ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहते हैं? तो वही मैंने बताया था, लोकसभा को। राज्यसभा नहीं है, राज्य विधानसभा नहीं है, ग्राम सभा नहीं है। लोकसभा को हमेशा पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है, क्योंकि अच्छी बात है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर यहाँ जो होता है वो प्रत्यक्ष, ये हमेशा अच्छी बात इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है और हम सब इलेक्ट करते हैं ना सदस्यों को, दैट्स वाई। वही लोकसभा चुनाव जिसमें मोदी जी अभी जीते थे, है ना। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। पॉपुलर चैम्बर लोकसभा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा के पहले उपवक्ता, उपवक्ता मतलब सबसे पहले डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? ये ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है जीवी मावलंकर। तो आपको याद होगा कि जीवी मावलंकर साहब जो थे वो डिप्टी स्पीकर नहीं थे, ये तो यार डायरेक्टली स्पीकर थे ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं, डॉक्टर पीवी चेरियन नहीं, और एम अनंत सैनम अयंगर, हाँ यही थे डेप्यूटी स्पीकर। तो लोकसभा के पहले
उपवक्ता या डेप्यूटी स्पीकर एम अनंत शयनम अयंगर थे और लोकसभा के प्रथम स्पीकर फर्स्ट स्पीकर जीवी मावलंकर साहब थे। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखी होनी चाहिए, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित हैं। कितनी अधिकतम सीटें निर्धारित हैं तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है 545, 552, 560, 550। तो आपको मैं बता दूं कि 552 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें जो होंगी वो मनोनीत की जाएंगी, ये एंग्लो इंडियन जो भी लोग होंगे, और 550 में भी 530 प्लस 20 का कॉम्बिनेशन। कैसे, नोट में समझ लेते हैं। लोकसभा संसद का निचला सदन है, प्रथम सदन है। इस सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 552 होती है। 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं, 20 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 2 मनोनीत सदस्य कैसे होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। इनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। चूंकि ये मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए कभी भी राष्ट्रपति के इलेक्शन के समय जो भी हमारा इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, निर्वाचक मंडल, उसमें ये लोग भाग नहीं लेते हैं। 2 सदस्य लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य थे, और 12 सदस्य राज्यसभा के जो कि जिनको भी मनोनीत किया जाता है। ठीक है, इन लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल होने का कोई भी अधिकार नहीं है। बात समझ गए आप लोग? तो कितनी मैक्सिमम संख्या है? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा की जो संयुक्त सत्र या संयुक्त बैठक होती है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होगी, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, भारत का उपराष्ट्रपति करेगा, या भारत का प्रधानमंत्री करेगा? तो अभी मैंने ये बताया नहीं इस विषय में, लेकिन याद रखना है आपको। आर्टिकल 118 कहता है कि हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी ये ज्वाइंट अधिवेशन होंगे या संयुक्त बैठक होगी, संयुक्त सत्र होगा, इनमें लोकसभा और राज्यसभा का दोनों साथ मिला करके अधिवेशन होगा। इसमें क्या होगा, उस संयुक्त सत्र या संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। राज्यसभा का सभापति मतलब उपराष्ट्रपति कभी नहीं करता है, उपसभापति करेगा। और अगर वो भी नहीं है तो फिर कोई एक ऐसे वहाँ पर जो लोग प्रेजेंट हैं सभी मिल करके किसी एक आदमी को मनोनीत कर देंगे कि नहीं भाई साहब तुम हमारे आज के अध्यक्ष हो, बात खत्म। अध्यक्षता वो करेगा। नोट पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के सब आर्टिकल 4 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा, मतलब वो करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति, कभी भी सभापति नहीं करेगा क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उसको अधिकार नहीं है। या तो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा का उपाध्यक्ष या फिर राज्यसभा का उपसभापति करेगा। और अगर वो भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 118 के सब आर्टिकल 4 के तहत। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ये आपको बताना है। चलो देखते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा, या लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। चूंकि लोकसभा अध्यक्ष है तो इसलिए लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 94 गा के तहत लोकसभा के सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है? याद रखना है, लोकसभा के सदस्य हटा सकते हैं। इस प्रकार की संकल्पना प्रस्तुत करने से 14 दिन पहले की सूचना उसके पास पहुंच जानी चाहिए। और फिर उसके बाद मतलब
इसकी सूचना सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को देना अनिवार्य है और उसके बाद कार्यवाही करते हुए लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है आर्टिकल 94 के सब आर्टिकल गा के तहत। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरीके से दिमाग में अपने बिठा के रखनी है। कौन हटा सकता है लोकसभा अध्यक्ष को? लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। ना तो राष्ट्रपति हटाएगा, ना प्रधानमंत्री हटाएगा, ना दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष है तो इसलिए लोकसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी या भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन यह है जनवरी 1952, अप्रैल 1952, नवंबर 1950 या नवंबर 1949। ये आपको जवाब देना है कि कब पहली जो लोकसभा है वो अस्तित्व में आई थी। तो आपको बता दिया जाए कि ये अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा जो थी वो क्या हुई थी? अस्तित्व में आई थी। कैसे? नोट लिखा है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। प्रथम लोकसभा कब गठित हुई थी? 17 अप्रैल 1952, मतलब अप्रैल 1952 में। और भारत के पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे 1951-52 में। 51 से लेकर के 52 के बीच में हुए थे। तो 1951-52 में आम चुनाव जो थे पहली बार वो हुए थे। और ये कब आई थी? ये यहाँ पर आई थी, भारत में पहले आम चुनाव जब हुए थे 1951-52 में, ये यहाँ पर आई थी। जस्ट 1 सेकेंड आप टाइम दीजिए हमें। वेट करिए थोड़ा सा। फाइन, अब तो अच्छा है आई थिंक, है ना? आ रहा है सारा। तो भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? अप्रैल 1952 में आई थी। और पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1951 से 52 के बीच में हुए थे। तो 1951-52 एक ऑप्शन में होगा जिसको आप लोग टिक मार देंगे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको याद रखना है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 11 वर्ष, 9 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष। तो आंसर होगा 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा 5 वर्ष बाद विघटित हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, स्थायी सदन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के तहत लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, अतः लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? कुल सदस्यता का 1/4, कुल सदस्यता का 10वां भाग, लोकसभा का 50% संख्या, न्यूनतम 100 सदस्य। तो ना तो 1/4 होगा, ना 50% होगा, ना 100 सदस्य होगा। हमेशा याद रखना जो 10वां भाग होता है 1/10, उतने मिनिमम उपस्थित होने चाहिए, तभी लोकसभा की बैठक आयोजित हो पाएगी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अथवा राज्यसभा का कोरम कुल सदस्यों का, ये सदस्यों लिखा हुआ है, कुल सदस्यों का न्यूनतम 1/10वां भाग, 1/10 जिसे 10वां भाग कहते हैं, सदस्यों की उपस्थिति से ही पूर्ण होगा। अदरवाइज उसका कोरम पूरा नहीं माना जाएगा और बैठक नहीं शुरू होगी। ठीक है, आर्टिकल 100 के तहत। क्वेश्चन 30 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो याद आ रहा होगा, ये तो मैंने बताया था, आर्टिकल 93 यही कहता है कि आर्टिकल 93 का कहना है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष अवश्य होने चाहिए। ठीक है, जरा देखते हैं। आर्टिकल 85 नहीं, 100 नहीं, 97 नहीं, 93 जो है वो ये कहता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष अवश्य होने चाहिए।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप सभी को समझ आ गई। तो उम्मीद है कि आज का जितना टॉपिक आप सभी को पढ़ाया गया बेहतर तरीके से समझ आया होगा। मेरी पूरी कोशिश यही थी। और दोस्तों, ये जो 30 क्वेश्चंस हैं ना, एक्चुअली अभी रात के 3 बज रहे हैं पूरे के पूरे, सो थोड़ा सा हो सकता है कि फेस डर लग रहा होगा और चोट की वजह से भी। बट आपको क्या करना है कि ये जो 30 क्वेश्चंस हैं ना, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा तो उसमें 80, 90 या 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे, क्योंकि इतनी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना। मैंने सिर्फ टारगेटेड क्वेश्चन आप सभी के लिए उठाए हुए हैं। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसको जितना बेस्ट पॉसिबल हो पाए रिवीजन कीजिए। आपके पास टाइम नहीं है पेपर का, बहुत जल्दी ये टाइम बीत जाएगा। और दोस्तों, एक बात और है, आप सभी लोग अपने दोस्तों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम में है, जिनको ज़रूरत है, प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे उतना ही फ़ायदा होगा हम लोगों को, है ना, अच्छा लगेगा। चलिए, तो आई थिंक आज अच्छे तरीके से समझ आया होगा आप सभी को। इतना सारा समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः लाइव एकेडमी 247 की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।